My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, आज की कक्षा के पूर्व जो पिछली कक्षा थी, जो पिछला वीडियो आप सभी लोगों के पास चैनल पे पड़ा हुआ है, उसमें हम सभी लोगों ने मीडियन के बारे में पढ़ा था और हम सभी लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ मीडियन। जो मीडियन होता है, माध्यिका जो होती है, जिसको हम लोग मध्यांक कहते हैं, उस माध्यिका या मध्यांक का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उन सभी के बारे में हम सभी लोगों ने चर्चा किया था। मीडियन के कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया था। और प्रिय विद्यार्थियों, मीडियन के कंसेप्ट के उपरांत हम सभी लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, जो असमूहित या अव्यवस्थित समंक हैं, आंकड़े होते हैं, उनके लिए हम सभी लोगों ने यह चर्चा किया था कि हम सभी लोग मीडियन या मध्यांक या माध्यिका की गणना कैसे करेंगे। उसके हम फार्मूले को हम लोगों ने देखा था, सूत्र को देखा था, और उसके बाद उस जो फार्मूला था, उस फार्मूला पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम लोगों ने देखा था, और उससे रिलेटेड कुछ होमवर्क्स भी आपको दिए गए थे पिछली कक्षा में। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे साथियों, आज की कक्षा उसी पिछली कक्षा की कंटिन्यूएशन में है। जो पिछला वीडियो आप सभी के पास पड़ा हुआ है, चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसका फायदा आप सभी लोग उठा रहे हैं, उसी की कंटिन्यूएशन में आज की कक्षा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा मीडियन का पार्ट 2 है। आज की कक्षा के अंतर्गत हम सभी लोग देखेंगे कि जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि जो ग्रुप्ड डेटा होते हैं, जो अनग्रुप्ड डेटा होते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, जो असमूहित या अव्यवस्थित समंक होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनके लिए जो हम लोगों ने मीडियन की गणना करने के तरीके के बारे में देखा था, उसमें आज हम सभी लोग देखेंगे कि वहां पर एक विशेष परिस्थिति आती है। प्रिय विद्यार्थियों, वह विशेष परिस्थिति क्या होती है? जब जो स्कोर होते हैं वो टाइड हो जाते हैं। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, टाइड स्कोर्स के लिए समान प्राप्तांकों की स्थिति में अनग्रुप्ड समूह से अवर्गीकृत समूह से हम सभी लोग मध्यांक की गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम सभी लोग देखेंगे। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग देखेंगे कि जो ग्रुप्ड डेटा होता है, वर्गीकृत समूह या व्यवस्थित समूह आंकड़े होते हैं, ऐसे आंकड़ों के लिए, ऐसे डेटा के लिए हम सभी लोग मध्यांक या मीडियन की गणना कैसे कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। और उसके उपरांत हम सभी लोग देखेंगे कि ग्रुप्ड डेटा में भी कुछ स्पेशल सिचुएशंस होते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं। तो वे विशेष परिस्थितियां क्या क्या होती हैं, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। और उन विशेष परिस्थितियों में हम सभी लोग मीडियन या मध्यांक की गणना कैसे कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा इस वीडियो में होगी। और प्रिय विद्यार्थियों, उसके उपरांत आज की कक्षा में हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स ऑफ मीडियन। जो मध्यांक है या माध्यिका है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। और साथ ही साथ हम लोग अंत में चर्चा करेंगे कि जो मीडियन है, इसकी डिमेरिट्स क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी कमियां क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। प्यारे भाई बहनों, तो आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कक्षा है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग मीडियन या माध्यिका के बारे में जितना कुछ भी बचा हुआ है पिछली कक्षा से, उन सब के बारे में बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही विस्तृत तरीके से आज हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। उससे पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिस भी वीडियो को देखना चाहें, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड स्टडी करना चाहें, उसको आप प्ले लिस्ट में जा करके अपने मनपसंद वीडियो को, अपनी आवश्यकता अनुसार के वीडियो को सेलेक्ट करके देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ यदि बेल का आइकन जो घंटी का आकार बना हुआ है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर, यदि वह रेड है तो उसको भी प्रेस कर दीजिए। और प्रेस करने पर कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के विकल्प को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड हमारे आएंगे, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों,
अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड आल्सो सेलेक्ट द ऑप्शन ऑल। और प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जिससे वे भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथियों, यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको भी आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आपके बहुमूल्य सुझावों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सुझावों पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और जिन प्यारे भाई और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने, प्रिय साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास में हम सभी लोग, जो पिछली क्लास थी जिसमें हम सभी लोगों ने अनग्रुप्ड डेटा के लिए जो असमूहित या अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं उसके लिए हम सभी लोगों ने चर्चा किया था कि मीडियन या मध्यांक की गणना कैसे करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो उसमें आप सभी लोगों ने देखा था कि जो अनग्रुप्ड डेटा होते हैं उसमें दो परिस्थितियां होती हैं प्रिय विद्यार्थियों। उसमें जो पहली परिस्थिति होती है उसमें यह होता है कि जो आंकड़े होते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं, जो स्कोर्स होते हैं, वहां पर जो स्कोर्स होता है या n जिसको हम लोग कहते हैं, वो n जो है ऑड होता है या विषम होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब n ऑड हो या विषम हो या प्राप्तांकों की संख्या विषम होती थी तो वहां पर एक सरल सा फार्मूला था, सरल सा जो है सूत्र था। वो क्या था प्रिय विद्यार्थियों कि मध्यांक या मीडियन इक्वल टू n+1/2th टर्म। n+1/2वां जो प्राप्तांक होता था प्रिय विद्यार्थियों, वह मध्यांक होता था। और दूसरी परिस्थिति थी कि जब जो है n इवन हो या सम हो, तो जब n या प्राप्तांकों की संख्या जो है सम होती थी, जैसे 10, 12, 8, 4, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास एक फार्मूला था जो क्या था प्रिय विद्यार्थियों की मध्यांक इक्वल टू n/2वां प्राप्तांक प्लस n/2 + 1वां प्राप्तांक डिवाइडेड बाई 2। अर्थात जो मध्य के दो प्राप्तांक होते थे प्रिय विद्यार्थियों, उनका योग और डिवाइडेड बाई 2 जो है करने पर हमारे पास जो है मीडियन आ जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो दोनों फार्मूला जो है इसका प्रयोग हम नॉर्मल सिचुएशंस में करते हैं जहां पर जो प्राप्तांक होते हैं, जो स्कोर्स होते हैं, वो टाइड नहीं होते हैं, अर्थात समान प्राप्तांकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जब जब समान प्राप्तांकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो ऐसे कंडीशन में प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है, ऐसे कंडीशन में हम सभी लोग जो है मध्यांक की गणना इन दिए गए दो सूत्रों से कर सकते हैं। पहला सूत्र जो है n फॉर ऑड या विषम के लिए है और दूसरा सूत्र जो है किसके लिए प्रिय विद्यार्थियों, जब n जो है या प्राप्तांकों की संख्या सम होती है, इवन नंबर्स होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो रहा जिसकी चर्चा हम लोग जो है पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज का जो क्लास है प्रिय विद्यार्थियों, वहां पर हम ये देखेंगे कि जो समान प्राप्तांक हो प्रिय विद्यार्थियों, जब समान प्राप्तांक की रिपीटेशंस हो या जब टाइड स्कोर्स होता है प्यारे भाई और बहनों, तो टाइड स्कोर या समान प्राप्तांकों के बीच स्थित होने पर मध्यांक की गणना कैसे करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। और यह जो है उसके लिए है जब क्या हो, अनग्रुप्ड डेटा हो। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अनग्रुप्ड डेटा के लिए या अवर्गीकृत समूह के लिए है। तो प्यारे भाई और बहनों, अनग्रुप्ड डेटा के लिए या फिर अनग्रुप डेटा या अवर्गीकृत समूह के लिए प्रिय विद्यार्थियों क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास एक नया सूत्र है
नया फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है सबसे पहले उसकी हम लोग चर्चा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो वह फार्मूला आपकी स्क्रीन पर है कि मध्यांक इज इक्वल टू, प्रिय विद्यार्थियों वह जो फार्मूला होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। पहले तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिए, ये क्या है अनग्रुप्ड डेटा, यूएन जुड़ जाएगा अनग्रुप्ड डेटा के लिए, या यहाँ पर अ जोड़ दीजिए तो अवर्गीकृत समूह। अब आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों फार्मूला है कि मध्यांक या एमडी इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस एन बी डिवाइडेड बाई एफ। तो प्रिय विद्यार्थियों यह जो फार्मूला है आपकी स्क्रीन पर, वह फार्मूला तब है जब जो है टाइड स्कोर्स होते हैं, समान प्राप्तांक होते हैं अनग्रुप्ड डेटा में या अवर्गीकृत समूह में। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके लिए फार्मूला आपकी स्क्रीन पर है एम डी इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस एन बी डिवाइडेड बाई एफ, जहां पर प्यारे भाई बहनों जो यल है जिसको हम लोग यल कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो यल क्या है, यल है उस प्राप्तांक की निम्न सीमा जो मध्य बिंदु पर स्थित है। अर्थात जो मध्य बिंदु पर स्थित होता है, जो मिड पॉइंट पर स्थित होता है, उस प्राप्तांक की निम्न सीमा जो होगी वह यल कहलाएगी। इसी तरह यन जो होगा प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा, प्राप्तांकों की कुल संख्या अर्थात टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स की क्या है, वो क्या हो जाएगा प्यारे भाई बहनों, वो हो जाएगा प्राप्तांकों की कुल संख्या। और इसी तरह एन बी है प्यारे भाई बहनों, जो एन बी होगा वो क्या है, एन बी है यल से नीचे स्थित प्राप्तांकों की संख्या। और इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों जो एफ होगा वह एफ क्या है, मध्य बिंदु पर स्थित प्राप्तांक की आवृत्ति। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हमारे स्क्रीन पर देखिए फार्मूला है एक, वो फार्मूला क्या है, किस कंडीशन के लिए है, जब समान प्राप्तांकों के बीच स्थित होने पर मध्यांक की गणना फॉर अनग्रुप्ड डेटा, जब असमूहित या अवर्गीकृत आंकड़े हो, तो ऐसे कंडीशन में इस सूत्र का प्रयोग करके हम सभी लोग मध्यांक की गणना आसानी से कर सकते हैं। सूत्र क्या है, मध्यांक या एम डी इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस एन बी डिवाइडेड बाई एफ, जहां पर यल है उस प्राप्तांक की निम्न सीमा जो मध्य बिंदु पर स्थित है, एन है प्राप्तांकों की कुल संख्या, एन बी है यल से नीचे स्थित प्राप्तांकों की संख्या, और प्रिय विद्यार्थियों एफ क्या है, मध्य बिंदु पर स्थित प्राप्तांकों की आवृत्ति। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सभी लोग ये जो फार्मूला दिया गया है इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और एक उदाहरण के द्वारा हम लोग देखेंगे कि टाइड स्कोर्स जब होता है तब हम सभी लोग जो है मध्यांक या मीडियन की गणना कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रथम जो इसका एग्जाम्पल होगा प्रिय विद्यार्थियों, वो ये क्वेश्चन है, प्रश्न है कि 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8 का मध्यांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जब हम इसका मध्यांक ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा या जो भी आंकड़े होते हैं उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया प्रॉब्लम है इसको हम सब लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास डेटा प्रश्न दिया हुआ है वो ऑलरेडी क्या है, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो डेटा वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। प्राप्तांक क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, 6 है, 6 है, 7 है, 7 है, 8 है। और जो नंबर ऑफ स्कोर्स अर्थात एन क्या है प्रिय विद्यार्थियों, एन है 10, और एन 10 क्या है, इट इज एन इवन नंबर। तो प्रिय विद्यार्थियों एन है इवन नंबर है, सम संख्या है। तो यदि समान परिस्थितियां होती हैं तो वहां पर क्या होता है, जब सम एन जो है इवन होता है तो वहां के जो मध्य के जो प्राप्तांक होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसका जो मीड होता है, मध्य के प्राप्तांकों का योग डिवाइडेड बाय 2 ही मीडियन होता है। जो आपकी सामने स्क्रीन पर कंडीशन है, यहाँ पर एन 10 है, तो यदि हम लोग मध्य के दो प्राप्तांकों की बात करें तो मध्य के दो प्राप्तांक कौन से होंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो होंगे 5वां और 6वां। जैसा कि फार्मूला आप लोग जान रहे हैं कि एन बाई 2वां प्राप्तांक प्लस एन बाई 2 प्लस 1वां प्राप्तांक डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 5वां प्राप्तांक प्लस 6वां प्राप्तांक का डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों समस्या क्या है कि 5वां प्राप्तांक भी 6 है, 6वां प्राप्तांक भी 6 है और 7वां प्राप्तांक भी 6 है। तो प्रिय विद्यार्थियों ऐसे कंडीशन में जब जो है
रिपीटेशन हो रहा है, जब प्राप्तांक जो है 6 आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो जो फार्मूला हम लोगों का नॉर्मली यूज होता था वह फार्मूला नहीं यूज होगा। ऐसा क्यों होगा प्रिय विद्यार्थियों? क्योंकि यहाँ पर जो है जितने कुल 10 प्राप्तांक है और मध्यांक वह प्राप्तांक होगा जिसके नीचे भी 5 प्राप्तांक हो और ऊपर भी 5 प्राप्तांक हो। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग जो हमारा दिया हुआ है इसको देखा जाए तो 6 और इसका जो है जब नॉर्मल फार्मूला हम यूज करेंगे तो आएगा क्या आएगा प्रिय विद्यार्थी? जब नॉर्मल फार्मूला यूज करेंगे तो मीडियन आ जाएगा हमारा 6, और मीडियन जब 6 आएगा तो यहाँ पे देखिए 3 6 है, इसके ऊपर मात्र 3 प्राप्तांक हो रहे हैं और इसके ऊपर मात्र इसके नीचे जो है मात्र 4 प्राप्तांक हो रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए? जब 10 प्राप्तांक है तो जो मीडियन होना चाहिए, मीडियन के ऊपर 5 प्राप्तांक और मीडियन के नीचे भी 5 स्कोर्स होने चाहिए, मीडियन वह वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरह से यदि हम लोग मीडियन 6 कर देंगे तो यहाँ पर समस्या आ जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थी, यद्यपि जो है मध्य के जो प्राप्तांक हैं वो 6 है, जिनका औसत भी 6 होगा, अतः जो है जो हमारा नियम है वो नियम जो है लागू नहीं होगा, क्योंकि 6 से नीचे जो है 4 प्राप्तांक हो जाएंगे और 6 से ऊपर 3 प्राप्तांक हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। और मध्यांक के लिए प्राप्तांकों को इस प्रकार से 2 भागों में बांटना होगा कि प्रत्येक भाग में कुल प्राप्तांकों की संख्या समान हो, बराबर हो। तो अर्थात जो मीडियन हो, मीडियन के ऊपर भी 5 प्राप्तांक होने चाहिए, मीडियन के नीचे भी 5 प्राप्तांक होने चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो जो यह फार्मूला जो हम लोग पहले यूज कर रहे थे वह फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक नया फार्मूला है जिसकी हम लोग चर्चा कर लिए। वो क्या है? md इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस एन बी डिवाइडेड बाई एफ। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो n है वो क्या है? 10 है। प्यारे भाई बहनों, n क्या है? 10 है। अब आती है बात कि यल क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यल क्या होगा? उस प्राप्तांक की निम्न सीमा जो मध्य बिंदु पर स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मध्य बिंदु पर कौन सा क्या स्थित है? मध्य बिंदु पर 6 स्थित है। तो 6 की निम्न सीमा क्या होगी प्रिय विद्यार्थियों? 6 की निम्न सीमा होगी 5.5। तो इस तरह से यल इक्वल टू 5.5 हो गया। एन बी क्या है प्रिय विद्यार्थियों? यल से नीचे स्थित प्राप्तांकों की संख्या। तो यल 5.5 है और 5.5 से नीचे कितने प्राप्तांक है प्रिय विद्यार्थियों? ध्यान दीजिएगा, यल 5.5 है तो इससे नीचे जो है कितने प्राप्तांक हैं? 4 है। तो इस तरह से एन बी इक्वल टू आपका क्या आ गया प्यारे भाई बहनों? 4 आ गया। तो हमें यल प्राप्त हो गया। यल क्या है? 5.5। एन प्राप्त हो गया, एन इक्वल टू 10। एन बी प्राप्त हो गया। एन बी क्या है प्रिय विद्यार्थियों? यल से नीचे स्थित प्राप्तांकों की संख्या दैट इज 4 हो गया ये वाला। और यफ की बात हो रही, तो यफ क्या है? मध्य बिंदु पर स्थित आवृत्ति की संख्या। तो मध्य बिंदु पर स्थित आवृत्ति कितनी है? 6, 1, 2, 3 बार आया है। तो इस तरह से यफ इक्वल टू क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों? यफ इज इक्वल टू 3 हो गया। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा फार्मूला है md इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस एन बी इंटू एफ, इसके लिए हम लोगों ने यल की गणना कर ली। यल क्या है? उस प्राप्तांक की निम्न सीमा जो मध्य बिंदु पर स्थित है। तो मध्य बिंदु पर स्थित प्राप्तांक 6 है तो उसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी? 0.5 उससे माइनस कर देंगे तो 5.5 हो जाएगी। एन क्या है? 10 है। एन बी क्या है कि जो यल के नीचे कितने प्राप्तांक हैं? तो यल के नीचे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 प्राप्तांक हैं। और एफ क्या है कि मध्य बिंदु पर जो स्थित है प्राप्तांक उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो 6 3 बार आया तो एफ हो गया 3। तो इस तरह से प्यारे भाई बहनों हमको सारे वैल्यू पता चल गए हैं। अब हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को प्रिय विद्यार्थियों, जो वैल्यू है हमारा, जिस वैल्यू को हम लोगों ने गणना कर लिया कि n इक्वल टू 10, n बाई 2 इक्वल टू 5 और यल इक्वल टू 5.5, एफ इक्वल टू 3 और लास्ट में प्रिय विद्यार्थियों एन बी जो हमारा आया, एन बी कितना आया? 4। अब ये जो मान है प्यारे भाई बहनों, इस मान को हम सभी लोग क्या करेंगे? फार्मूले में रखेंगे और फार्मूला आपके सामने है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो ये मान आया हुआ है हमारा, आप सभी लोग समझ गए कैसे ये वैल्यू आई। इस मान को हम लोग इस फार्मूले में पुट करते हैं, इस फार्मूले में रखते हैं। तो रखिए प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पे रखने पे क्या हो जाएगा? md इक्वल टू एल 5.5 प्लस 10 बाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। और इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो 10 बाई 2 आप करिएगा तो क्या आ जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा और 1 बाई 3 हो जाएगा। इस तरह से क्या आ जाएगा? 5.5 प्लस
1/3। तो प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाएगा 5.5 प्लस 1/3 और 1/3 का मान क्या होगा डिवाइड करेंगे तो 0.333 आएगा। इस तरह से प्यारे भाई बहनों आपकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, आपकी वैल्यू आ जानी चाहिए 5.83। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों मीडियन क्या होगा 5.83 होगा। इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। हमने वैल्यू रख दिया, वैल्यू रखने के बाद क्या आएगा मीडियन इक्वल टू 5.5 प्लस 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 और 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से मीडियन इक्वल टू 5.5 प्लस 1/3 और अंत में प्रिय विद्यार्थियों आपका वैल्यू आ जाएगा मध्यांक इक्वल टू 5.83। तो प्रिय विद्यार्थी ये आपका आंसर रहा, यह मध्यांक की वैल्यू रही। तो इस तरह से हम सभी जो है मध्यांकी या मीडियन की गणना कर सकते हैं। यह कंडीशन जो आपके सामने दिखाया गया, जो आप लोगों को समझाया गया वो क्या था कि जब जो है अनग्रुप्ड डेटा में अवर्गीकृत समूह में जब प्राप्तांकों की संख्या इवन है, सम है और उसमें जो है जो मध्यांक पे या मध्य बिंदु पे जो प्राप्तांक है वो क्या है रिपीटेड है, वहां पे टाइड स्कोर्स है। ऐसी कंडीशन में हम सभी लोग मध्यांक की गणना कैसे करेंगे, तो ये रहा एक एग्जाम्पल। और प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जहां पर जो आपका स्कोर्स होगा वो क्या होगा ऑड नंबर होगा। और ऑड नंबर के लिए आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सामान्य कंडीशन में क्या फार्मूला यूज करते थे n+1/2th टर्म। तो प्रिय विद्यार्थियों एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 का मध्यांक ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग जान रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो जो प्रश्न में दिया गया है प्राप्तांक ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। और कितने प्राप्तांक हैं प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो प्राप्तांक है वो कितने हैं 9 है। अब प्रिय विद्यार्थियों जब नॉर्मल कंडीशन जो हम लोगों ने कल सीखा था कि जब 9 क्या है एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, हम लोगों ने जाना था कि n+1/2th टर्म जो होगा वो क्या होगा मीडियन होगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो 9+1/2 अर्थात पांचवा टर्म। अब यहां पे ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों जो पांचवा पद है, पांचवा प्राप्तांक है वो 6 है। तो इसके हिसाब से 6 को जो है मध्यांक होना चाहिए था, मीडियन होना चाहिए था। परंतु प्रिय विद्यार्थियों यहां पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि जो 6 है वो 6 जो है 5 पर भी है, 6 पर भी है और 7 पर भी है। तो इसलिए जो 6 पर होगा, जो 6 प्राप्तांक होगा वो मीडियन नहीं होगा, क्योंकि हम सभी लोग जान रहे हैं कि मीडियन क्या होता है, मीडियन वह प्राप्तांक होता है जिसके ऊपर और जिसके नीचे जो है आधे आधे प्राप्तांक होते हैं। अर्थात जो दिया गया प्रश्न है इसमें जो मीडियन होगा मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु के ऊपर जो है 4.5 प्राप्तांक होने चाहिए और मध्य बिंदु के नीचे भी 4.5 प्राप्तांक होने चाहिए। परंतु प्रिय विद्यार्थियों यदि हम सभी लोग 6 को मीडियन मान लेंगे तो 6 के ऊपर कितने हैं मात्र 2 है और 6 के नीचे कितने हैं 1 2 3 4 प्राप्तांक आ रहे हैं। तो इस तरह से जो 6 होगा वो मीडियन या मध्यांक नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारा पुराना वाला फार्मूला रहा प्रिय विद्यार्थियों जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था वह फार्मूला यहाँ पर फेल हो जाता है। और जो हमारा आज हमने जो फार्मूला पढ़ा उस फार्मूले का यूज करेंगे। और यहाँ पर जो मीडियन होगा, जो मध्यांक होगा वो क्या होगा, जो 6 है प्रिय विद्यार्थियों इस 6 के जिसकी हायर लिमिट है और लोअर लिमिट है इसके बीच कहीं पर स्थित होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पर होगा। इसकी लोअर लिमिट क्या होगी प्रिय विद्यार्थियों 6 की 0.5 माइनस कर दीजिए तो लोअर लिमिट दैट इज 5.5 और 0.5 जोड़ देंगे तो इसकी हायर लिमिट दैट इज 6.5। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों जो आज का फार्मूला है उस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं और देखते हैं कि मध्यांक का मान क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पर फार्मूला है आपकी स्क्रीन पर कि md इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस nb डिवाइडेड बाई EF। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर n क्या है, आपकी स्क्रीन पर n दिया हुआ है, n कितना है 9 है। n/2 का मान क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से n/2 हो जाएगा 4.5। nb क्या है प्रिय विद्यार्थियों l से नीचे स्थित प्राप्तांकों की संख्या प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो nb होगा प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए जो l है वो क्या है 6 में से माइनस कर देंगे आप तो l है 6 माइनस 0.5 अर्थात जो है l क्या है उस प्राप्तांक की निम्न सीमा जो मध्य बिंदु पर स्थित है। तो l इक्वल टू 6 माइनस 0.5 तो l इक्वल टू हो जाएगा 5.5। और nb क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों 5.5 से नीचे स्थित प्राप्तांकों की कुल संख्या। तो प्रिय विद्यार्थियों 5.5 से नीचे स्थित कितने प्राप्तांक हैं ध्यान दीजिएगा
ये जितने प्राप्तांक हैं वो क्या है 5.5 से नीचे है, तो 1 2 3 4 इस तरह से एन बी इक्वल टू 4। तो आपकी स्क्रीन पर विद्यार्थी यल हो गया 5.5, एन बाई 2 हो गया 4.5, एन बी हो गया 4 और एफ अर्थात 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 6 3 बार आया है, तो इस तरह से एफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग इस प्रकार से सारे वैल्यूज को निकाल लिए हैं कि n इक्वल टू 9, n बाई 2 इक्वल टू 4.5, l इक्वल टू 5.5 और f इक्वल टू प्रिय विद्यार्थियों 2 और n b इक्वल टू। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एक परिवर्तन है, गलत हो गया है थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्रश्न है यहाँ पर 7th पे 7 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है, अर्थात जो 6 है फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है 2 है, जो 6 है वो सिर्फ 2 ही बार है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो क्वेश्चन है प्रश्न में आप थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिएगा कि वहां पर जो 6 है सिर्फ 2 ही बार है, जो प्राप्तांक हो 3 4 5 5 6 6 फिर 7 8 और 9 है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 2 होगी, क्योंकि 6 जो है सिर्फ 2 बार है। तो इस तरह से थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा, ये 7 है प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें प्रश्न में, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। प्रश्न में आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे जो प्रश्न में दिया हुआ है वो 7 8 9 है, 6 6 इस तरह से है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या हो गया n इक्वल टू 9 हो गया, n बाई 2 इक्वल टू 4.5 हो गया प्रिय विद्यार्थियों, और l इक्वल टू 5.5 है, f इक्वल टू 2 है और n b इक्वल टू क्या है प्रिय विद्यार्थियों, n b इक्वल टू 4 आ गया। तो हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए हैं। अब हमको क्या करना है, इसको जो है इसको हमको फार्मूले में पुटअप कर देना। तो जल्दी से पुटअप कर देते हैं प्रिय विद्यार्थियों। फार्मूले पे पुटअप करने पे क्या हो जाएगा 5.5 प्लस 9 बाई 2 माइनस 4 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 2, और इसका जो मान क्या आएगा प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 5.5 प्लस ये 9 बाई 2 करेंगे तो 4.5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 और फिर 5.5 प्लस 4.5 में से 4 माइनस होगा तो 0.5 बाई 2 और इसको डिवाइड करेंगे प्रिय विद्यार्थियों आ जाएगा 0.25। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से क्या मान आना चाहिए हमारा, तो 5.5 प्लस 0.25 तो क्या हो जाएगा 5.75 आना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों इसको आसानी से आप लोग समझ लेंगे। आप लोग इसको देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा आप सभी लोगों को। वैल्यू रखते ही मीडियन इक्वल टू 5.5 प्लस 9 बाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 5.5 प्लस 4.5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। और प्रिय विद्यार्थियों 4.5 में से जब हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 4.5 माइनस 4 करेंगे तो और 0.5 को जो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 0.25 आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से 5.5 प्लस 0.25 और इसको जोड़ देने पे मध्यांक या मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 5.75, जो कि हमारा आंसर होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम सभी लोगों ने जब n क्या हो ऑड हो विषम हो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि हम सभी लोग जो है मध्यांक की गणना कैसे कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इस कंडीशन में ये फार्मूला यूज होगा जहां पे टाइड स्कोर हो या रिपीटेशन ऑफ स्कोर हो, और फार्मूला यूज करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा मध्यांक या मीडियन आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है टाइड स्कोर में या फिर जहां पर जो प्राप्तांक है उसका रिपीटेशन हो रहा हो या समान प्राप्तांक आ रहे हो जो मध्यांक के प्राप्तांक हैं, तो ऐसे कंडीशन में चाहे वो ऑड हो या इवन हो आप गणना कैसे कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का जो मेन है क्लास वो क्या था प्रिय विद्यार्थियों कि कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा, या वर्गीकृत समूह या व्यवस्थित समूह से हम लोग मध्यांक की गणना कैसे करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग जान रहे हैं कि आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित समंकों से मध्यांक ज्ञात करते समय माना जाता है कि आवृत्तियां अपने अपने वर्गों में समान दूरियों पर स्थित हैं, अर्थात यह माना जाता है कि किसी भी वर्ग में स्थित सभी आवृत्तियां उस वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के बीच बराबर बराबर दूरी पर स्थित हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग वर्गीकृत समूह की बात करते हैं, ग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं, तो वहां पर हम सभी लोग यह मानकर चलते हैं कि किसी भी वर्ग में स्थित जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, जितनी भी आवृत्तियां हैं, उस वर्ग की निम्न सीमा अर्थात जो लोअर लिमिट है और जो उसकी हायर लिमिट है, उच्च सीमा है, और उस निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच बराबर बराबर दूरी पर स्थित है। अर्थात किसी भी जो भी क्लास है, जो भी आपका वर्ग है, क्लास इंटरवल है, उसके बीच में उसमें जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, जितनी भी आवृत्तियां हैं, वो आपस में एक दूसरे की बराबर दूरी पर स्थित हैं, समान दूरी पर स्थित हैं। इसको मान करके हम सभी लोग जो है मध्यांक की गणना करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, माना जाता है कि किसी भी वर्ग में स्थित सभी आवृत्तियां उस वर्ग की निम्न सीमा अर्थात लोअर लिमिट और उच्च सीमा अर्थात हायर लिमिट में के बीच बराबर बराबर दूरी पर स्थित हैं। इसको मान करके हम सभी लोग जो है मध्यांक की गणना करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यही मानकर इसी एजम्पशन के साथ जो है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, मध्यांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है या सूत्र है उसका प्रतिपादन किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ग्रुप्ड डेटा के लिए जो फार्मूला है, जो सूत्र है, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। वो सूत्र है कि md इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बी डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। प्रिय विद्यार्थियों, इस फार्मूले का हमेशा याद रखिएगा कि मध्यांक ये md इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बी इंटू आई डिवाइडेड बाई एफ। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जहां पर यल क्या है, यल है मध्यांक वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मीडियन क्लास है, जो मीडियन वर्ग है, उस मीडियन क्लास की रियल लोअर लिमिट क्या है, वास्तविक निम्न सीमा क्या है, वो है यल आपका। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स या टोटल नंबर ऑफ प्राप्तांकों की कुल संख्या क्या होगी, वो एन कहलाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से CFB जो है, यह ध्यान देने वाली बात है कि जो CFB है प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या है, मध्यांक वर्ग से नीचे के वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि CFB क्या है, मध्यांक वर्ग से नीचे के वर्ग की संचयी आवृत्ति, अर्थात जो हमारा मीडियन क्लास होगा, उस मीडियन क्लास से नीचे जो है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। मीडियन क्लास से जो नीचे की क्लास है, जो नीचे का वर्ग है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति क्या है, दैट इज द CFB। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, जो F होता है वो क्या है, मध्यांक वर्ग की आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और I इज द क्लास इंटरवल या वर्ग विस्तार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर यह फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम सभी लोग जो है ग्रुप डेटा के लिए वर्गीकृत जो है आंकड़े, उसके लिए मध्यांक की गणना कर सकते हैं। फार्मूला है md इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस CFB डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, जहां पर एल है मध्यांक वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा, एन है कुल प्राप्तांकों की संख्या, CFB है मध्यांक वर्ग से नीचे के वर्ग की संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द मीडियन क्लास, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास अर्थात मध्यांक वर्ग की आवृत्ति, और आई क्या है प्रिय विद्यार्थियों, वर्ग विस्तार है। प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अब हम सभी लोग क्या करेंगे, जो ये फार्मूला है, जो ये सूत्र दिया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, इसका प्रयोग करके हम सभी लोग मध्यांक की गणना करेंगे। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है ग्रुप डेटा से मध्यांक की गणना की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, और उस उदाहरण के द्वारा हम सभी लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रुप डेटा या जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, उसके लिए हम सभी लोग जो है मध्यांक की गणना कैसे कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है कि छात्रों के एक समूह द्वारा गणित परीक्षा में प्राप्त अंकों की आवृत्ति वितरण नीचे दिया गया है। दिए गए आवृत्ति वितरण के लिए मध्यांक की गणना कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मध्यांक की गणना करना है, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी आपके पास दिया हुआ है, वर्ग है, इसका जो डेटा है वो है वर्ग या क्लास 10 से 19 के लिए फ्रीक्वेंसी 1, 20 से 29 के लिए 2, 30 से 39 के लिए 7, 40 से 49 के लिए 12, 50 से 59 के लिए 23, 60 से 69 के लिए 25, 70 से 79 के लिए 18, 80 से 89 के लिए 10 और 90 से 99 के लिए 2। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे प्रिय विद्यार्थियों,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फार्मूला हमारे पास है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका हम लोग एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सारणी में क्या होगा, क्लास होगी, फ्रीक्वेंसी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक सारणी हम लोग चलिए बनाते हैं। उस सारणी में सबसे पहले में वर्ग जो कि दिया हुआ है, दूसरे में फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति जो कि दी हुई है, तीसरे में संचयी आवृत्ति होगी, वो इसको हम लोग लिखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर वर्ग आवृत्ति दिया हुआ है और संचयी आवृत्ति हम लोग निकाल सकते हैं। संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नीचे से जोड़ना शुरू करिए। यहाँ पर सबसे नीचे क्या है, 1 है, तो ये 1 हो गया। फिर इसमें जोड़ दीजिए तो 1 + 2 3 हो गया। फिर इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 10 हो गया। फिर 10 में 12 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में 23 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 45। 45 में 25 जोड़ दीजिए प्रिय विद्यार्थियों तो क्या होगा, 70। 70 में 18 जोड़ देंगे तो 88, और 88 में 10 जोड़ देंगे तो 98, और 98 में 2 जोड़ देंगे प्यारे भाई और बहनों तो क्या हो जाएगा, 100। तो इस तरह से हम सभी लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, आपको नीचे से चलना है और इसको इस तरह से जोड़ते जाना है, और जो भी मान आए प्रिय विद्यार्थियों उसको सामने लिखते जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर जाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, और जो भी मान आए उसको सामने लिखते जाना है। जैसे 1, यहाँ पे इसका 1 हो गया, यहाँ 1 + 2 3 हो गया, यहाँ पे 2 + 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इस तरह 9 + 12 इस तरह से विद्यार्थियों 3 + 7 10, और 10 + 12 22, 22 + 23 45। इस तरह से आप आसानी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति की गणना कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इसमें जो है संचयी आवृत्ति निकला हुआ है, आप देख सकते हैं आसानी से कि संचयी आवृत्ति जो नीचे से ऊपर बढ़ रही है, 1 3 10 22 45 70 88 और 98 और 100 आपकी स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों, आसानी से गणना हो जाएगी। 1 हो गया, इसमें जोड़ेंगे 2 तो 3 हो जाएगा, 2 में 7 जोड़ेंगे, 3 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 23 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 25 जोड़ेंगे तो 70, 70 में 18 जोड़ेंगे तो 88, 88 में 10 जोड़ेंगे तो 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो है आसानी से आप सभी लोग संचयी आवृत्ति को निकाल सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर संचयी आवृत्ति निकला हुआ है, सब कुछ निकला हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अब इस संचयी आवृत्ति से एक चीज क्लियर हो गया कि हमारा n क्या है, 100 है। इसको ये जोड़ा जाए पूरी टोटल फ्रीक्वेंसी को तो 100 आएगा, तो यहाँ पर n आ गया 100। i के लिए भी हम लोगों ने पिछली कक्षा में बताया था कि ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करिएगा। जैसे 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10, या 29 में से 19 को माइनस करेंगे तो 10, 19 में से 80 को माइनस करिए तो 10, 79 में से 69 को माइनस करिए तो 10। इस तरह से i का मान हम लोग ऊपर से नीचे वाले को जो क्लास है उसमें से घटा करके निकाल लेते हैं। तो i का मान क्या है, 10 है। आप कहीं से भी घटा सकते हैं, 60 to 50 करेंगे तो 10 आएगा, 40 to 30 करेंगे तो 10 आएगा। इस तरह से i का मान हम लोग निकाल सकते हैं। n का मान जिसको पूरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ के 100 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतना आपने सीख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो महत्वपूर्ण बात है वह क्या है प्यारे भाई बहनों, कि जो हमारा n आया वो n कितना आया, n आया आपका 100। तो जब n 100 है प्रिय विद्यार्थियों तो n/2 क्या होगा, n/2 50 होगा, और 50 ही क्या होगा, मध्यांक वर्ग। और मध्यांक वर्ग कहाँ होगा विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि 50 to 59 तक कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है, और 45 के ऊपर ही 50 आता है, अर्थात 50 जो है 60 to 69 वाला जो क्लास है, जो वर्ग है, इसी में कहीं पर स्थित होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, 60 to 69 वाला जो क्लास है उसको हम क्या कहेंगे, मध्यांक वर्ग कहेंगे, क्योंकि जो n/2 की संचयी आवृत्ति है, जो 50 है प्रिय विद्यार्थियों, n/2 या 50वीं संचयी आवृत्ति जो है वो कहाँ पर स्थित है, 60 to 69 के बीच में स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 50वीं या संचयी आवृत्ति कहाँ पर स्थित है, 60 to 69 के बीच में स्थित है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए इसी को हम लोग मध्यांक वर्ग कहेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, इस तरह से हम सभी लोगों ने क्या डिसाइड कर लिया कि मध्यांक वर्ग क्या है, क्योंकि
यहाँ पर n 100 है, अतः n/2 जो 50वीं संचयी आवृत्ति है वो 60 to 69 वाले वर्ग में स्थित होगा और इसीलिए यह क्या कहलाएगा, यह एक मध्यांक वर्ग कहलाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग फार्मूले पे चलते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CFB इंटू आई डिवाइडेड बाई F। तो प्रिय विद्यार्थियों अब ध्यान दीजिए कि हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यल क्या होगा प्रिय विद्यार्थी, यल होगा मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पर मध्यांक वर्ग क्या है 60 to 69 है, तो मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी 60 माइनस 0.5 दैट इज 59.5। तो ये हो गया आपका यल। n/2 n क्या है 100 है, तो n/2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा n/2। फिर क्या है CFB क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो। तो प्रिय विद्यार्थियों CFB क्या हो जाएगा इस तरह से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मध्यांक वर्ग उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी क्या है 45 है, तो CFB क्या हो गया 45 हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या है मध्यांक वर्ग की, तो मध्यांक वर्ग की फ्रीक्वेंसी 25 है, तो F हो गया 25। I हमने निकाल ही रखा है I इक्वल टू 10। तो इस तरह से हमारे पास L का मान आ गया 59.5, n/2 का मान आ गया 50, CFB का मान आ गया 45, F का मान आ गया 25 और I का मान आ गया 10। और ये जो भी मान आए हैं प्यारे भाई बहनों इसको फार्मूले में पुटअप करते हैं, फार्मूले में रखते हैं, तो हो जाएगा मीडियन इक्वल टू 59.5 प्लस 100/2 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10। इसको सॉल्व करने पे आएगा 59.5 प्लस 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10। दोस्तों 50 में से 45 को घटाएंगे तो आएगा 5, 5/25 1/25 हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी 5/25 और उसको डिवाइड करेंगे 1/5 और उसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे प्रिय विद्यार्थियों तो आ जाएगा 2। इस तरह से मीडियन इक्वल टू 59.5 प्लस 2 हो जाएगा और अंत में जो मध्यांक की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 जोड़ देंगे प्रिय विद्यार्थियों तो आ जाएगा 61.5। तो प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम सभी लोग जो है मध्यांक की गणना कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे ग्रुप्ड डेटा या वर्गीकृत समूह के लिए। हम लोग फार्मूले का प्रयोग करके मध्यांक की गणना बहुत ही आसानी बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। ध्यान देना है कि सबसे पहले जो आपके पास डेटा होंगे, जो आपके पास आंकड़े होंगे, उसके लिए एक सारणी बनाना है। सारणी में वर्ग फ्रीक्वेंसी प्रश्न दिया रहता है, आपको एक नई टेबल जोड़नी है उसमें, दैट इज संचयी आवृत्ति या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जोड़ना है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जोड़ने के उपरांत आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल लेंगे। उसका भी तरीका हमने बताया कि एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 में 12 जोड़ेंगे 22, 22 में 23 जोड़ेंगे 45, 45 में 25 जोड़ेंगे 70, 70 में 18 जोड़ेंगे 88, 88 में 10 जोड़ेंगे 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से आसानी से आप सभी लोग जो है आसानी से हम सभी लोग जो है गणना कर सकते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना करने के उपरांत हम आई की भी देख लेंगे। आई 10 हो जाएगा, ऊपर से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। एन हमारा 100 हो जाएगा तो डिवाइड कर देंगे। यल क्या होगा, अब हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मध्यांक वर्ग क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, तो n/2 जो भी होगा, जैसे यहाँ पे दिए गए उदाहरण में 50वीं संचयी आवृत्ति जिसमें जिस वर्ग में होगी वही क्या होगा हमारा मध्यांक वर्ग कहलाएगा। तो मध्यांक वर्ग को हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे और मध्यांक वर्ग को पॉइंट आउट करने के उपरांत ही यल निकाल लेंगे, CFB निकाल लेंगे, F निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे और दिए गए फार्मूले में वैल्यू को पुट करके हम सभी लोग आसानी से मध्यांक की गणना कर सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इस तरह से ग्रुप्ड डेटा में मध्यांक की गणना करना बहुत ही सरल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, विशेष परिस्थितियों में मध्यांक को हम सभी लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको देखना है। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो ऊपर परिस्थिति दी गई थी वह बहुत ही सरल परिस्थिति थी, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। अब समस्या आती है, पहला सिचुएशन हो सकता है विशेष परिस्थिति में कि प्रथम विशेष परिस्थिति वह है जब किसी वर्ग की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर हो, अर्थात जो भी कोई क्लास है, कोई भी वर्ग है, उस वर्ग का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो n/2 के बराबर आता है। तो ऐसी विशेष परिस्थिति में हम सभी लोग जो है कैसे गणना करेंगे मीडियन की। और दूसरा एक सिचुएशन है
प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, कि जब एक से अधिक वर्गों की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर हो। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार की परिस्थितियां आपके समक्ष आ सकती हैं जब किसी एक वर्ग की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर हो। पहली परिस्थिति वह हो गई, और जब एक से अधिक वर्गों की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर हो तो दूसरी परिस्थिति वह हो गई। तो इन दोनों परिस्थितियों में हम सभी लोग मध्यांक की गणना कैसे करेंगे, इसको हम सभी लोगों को देखना है। तो चलिए इसको भी हम सभी लोग एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहली परिस्थिति हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जब किसी एक वर्ग की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर हो। ऐसे कंडीशन पर विद्यार्थियों जो भी डेटा दिया होगा उस डेटा के आधार पर हम सभी लोग सारणी बनाएंगे, जिसमें क्लास होगा, फ्रीक्वेंसी होगा और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो आपके स्क्रीन पर प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, डेटा दिया हुआ है और इस डेटा में आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो n है 50, तो n 50 है, तो प्रिय विद्यार्थी n/2 क्या हो जाएगा, 50/2 अर्थात हो जाएगा 25। और 25 ध्यान देने वाली बात यह है प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, कि यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव यहाँ पर जो n/2 है, किसी, देखिए ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या है, जब किसी एक वर्ग की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर हो। यहाँ पर देखिए जो संचयी आवृत्ति यहाँ पर 25 है और यहाँ पर n/2 भी 25 है, अर्थात n/2 और किसी एक वर्ग की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि n/2 का मान जो आ रहा है वो आ रहा है 25 और इट इज इक्वल टू 50 to 59 वर्ग जो है, क्लास जो है, इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके बराबर है। तो यह प्रथम परिस्थिति रही प्रिय विद्यार्थियों। और ऐसी परिस्थिति में जब मध्यांक की गणना करनी होती है तो हम ये देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि चूंकि जो प्रथम परिस्थिति है इसमें क्या है, n 50 है, अर्थात n/2 अर्थात 25वां प्राप्तांक मध्यांक होगा। और 25वां प्राप्तांक जो है क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, किसकी है, 50 to 59 वाले क्लास की। तो प्रिय विद्यार्थियों ऐसी परिस्थिति में चूंकि 50 to 59 वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति n/2 अर्थात 25 के बराबर है, इसलिए इस वर्ग की उच्च सीमा अर्थात 59.5 ही मध्यांक होगा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कंडीशन में जब n/2 जो है वो किसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो ऐसे कंडीशन में जो क्लास होता है उस क्लास का जो हायर लिमिट होता है, जैसे यहाँ पर 59 है तो 59 का हायर लिमिट क्या होगा, इसमें 0.5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 59.5। तो ऐसे कंडीशन में जो उस वर्ग की उच्च सीमा होती है प्रिय विद्यार्थियों वही क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है, मध्यांक कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब n/2 जो है किसी एक वर्ग की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर हो तो उस वर्ग का जो हायर लिमिट होगा, जो उच्च सीमा होगी वही क्या होगा, मीडियन होगा, मध्यांक होगा। तो बड़े ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम सभी लोग मध्यांक या मीडियन की गणना कर लेंगे। ऐसे कंडीशन में जब n/2 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा तो जिस वर्ग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा उसी वर्ग का जो हायर लिमिट होगा वो मीडियन कहलाएगा। और यह बहुत ही सरल परिस्थिति है, यहां पर तो किसी कैलकुलेशन की भी हमको जरूरत नहीं पड़ रही है और आसानी से हम सभी लोग मध्यांक की गणना कर ले रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों यह तो थी पहली परिस्थिति जहां पर किसी एक वर्ग की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर है और ये बहुत ही सरल परिस्थिति है। इसमें जो है उस वर्ग की उच्च सीमा ही क्या होती है, मीडियन कहलाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला एक परिस्थिति है आपके सामने, सेकंड जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या है प्रिय विद्यार्थियों, कि जब एक से अधिक वर्गों की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, यहाँ पे जो कंडीशन वो पिछली कंडीशन से थोड़ा सा अलग है। पिछले कंडीशन में सिर्फ एक वर्ग की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर थी, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक वर्गों की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा, चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा आसानी से समझने का प्रयास करते हैं प्यारे भाई बहनों। तो ऐसे कंडीशन में आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए कुछ डेटा पड़ा हुआ है और इस डेटा को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों n क्या है, n इज 90,
तो n/2 क्या हो गया, n/2 हो गया 45। अब ध्यान से देखिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 50 to 59 क्लास वर्ग की भी 45 है, 60 to 69 की भी 45 है और 70 to 79 की भी 45 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे कंडीशन में हम सभी लोग मध्यांक की गणना कैसे करेंगे? तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, यह भी एक बहुत ही सरल है। ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि ऐसे कंडीशन में जो ये तीनों क्लास हैं, जो तीनों वर्ग हैं, इनकी जो हायर लिमिट होगी, जो उच्च सीमा होगी, उन उच्च सीमाओं का क्या निकालेंगे हम सभी लोग? उस उच्च सीमाओं का औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पे इस उदाहरण में दिया गया है कि n = 90 है, अर्थात n/2 अर्थात 45वां प्राप्तांक मध्यांक होगा। और यहाँ पर जो है, जो एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, इसमें 50 to 59, 60 to 69 तथा 70 to 79 वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति n/2 अर्थात 45 के बराबर है। इसलिए इन तीनों वर्गों की उच्च सीमाओं का औसत ही क्या होगा? मध्यांक होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहां पर अगर देखा जाए तो इसका जो है, जो पहला है 50 to 59 का उच्च सीमा क्या होगा? 59.5 होगा। 60 to 69 क्या होगा? 69.5 होगा। और इसी तरह से 70 to 79 क्या होगा? 79.5 होगा। और तीनों का एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगी 69.5। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी प्रिय विद्यार्थियों? इसकी वैल्यू आएगी आपकी 69.5। इसको सॉल्व करके आप सभी लोग देखिएगा। तो इस तरह से आसानी से जो है, ऐसी परिस्थितियों में भी हम सभी लोग मध्यांक की गणना कर लेंगे, जब जो है एक से अधिक वर्गों की संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 के बराबर हो। तो एक बार ध्यान से देखिए कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। ऐसी परिस्थिति में जिस भी वर्ग की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर होगी, उस वर्गों की जो उच्च सीमा है, उन उच्च सीमाओं का औसत निकाला जाएगा। उन उच्च सीमाओं का एवरेज जो होगा वही क्या कहलाएगा? मध्यांक कहलाएगा। और दिए गए जो आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न है, जो उदाहरण है, इसमें जो है 59.5 प्लस 69.5 प्लस 79.5 डिवाइडेड बाय 3 करने पे औसत आ जाएगा। और इसका आंसर क्या है? आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों कि मीडियन = 69.5। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आसानी से हम लोग जो दूसरी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भी मीडियन या मध्यांक की गणना कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब n/2 का मान एक से अधिक वर्गों की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में जितने भी वर्ग हैं, उन सभी वर्गों की जो हायर लिमिट है, जो उच्च सीमा है, उसका एवरेज निकाल देंगे। और वही एवरेज क्या कहलाएगा? मीडियन या मध्यांक कहलाएगा। चलिए दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा अभी तक हम सभी लोगों ने जो पढ़ा, जो स्टडी किया आज की कक्षा में। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि अनग्रुप डेटा के लिए जब टाइड स्कोर हो तब मध्यांक की गणना कैसे करेंगे। फिर हम लोगों ने ग्रुप डेटा के लिए मध्यांक की गणना कैसे करेंगे। और ग्रुप डेटा में हम लोगों ने देखा कि जो दो परिस्थितियां हैं, पहली परिस्थिति की n/2 का मान किसी एक वर्ग के बराबर हो, किसी एक वर्ग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। और दूसरी परिस्थिति है कि जब n/2 का मान एक से अधिक वर्गों के लिए की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तब हम सभी लोग मध्यांक की गणना कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी लोग देखेंगे कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मेरिडियन, या मध्यांक की विशेषताएं क्या हैं, मध्यांक के गुण क्या हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था कि पहली विशेषता इसकी क्या है कि मध्यांक या मीडियन वह बिंदु है जिसके ऊपर व नीचे 50-50% प्राप्तांक होते हैं। अर्थात जो मध्यांक होता है वह क्या है? वह एक ऐसा बिंदु है जो कि जिसके ऊपर आधे प्राप्तांक होते हैं और जिसके नीचे आधे प्राप्तांक होते हैं, जिसके ऊपर 50% और जिसके नीचे 50% प्राप्तांक होते हैं। तो मध्यांक जो है पूरे स्कोर्स को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, जिसके ऊपर और जिसके नीचे 50-50% प्राप्तांक होते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों कि किसी वितरण के दोनों छोरों पर स्थित प्राप्तांक मध्यांक के मान को कम प्रभावित करते हैं। अर्थात
जो स्कोर्स होते हैं उन स्कोर्स में जब उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसमें जो किनारे के प्राप्तांक होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो किनारे के प्राप्तांक या दोनों छोर पर जो स्थित प्राप्तांक होते हैं उसका जो प्रभाव जो होता है मध्यांक के ऊपर नहीं के बराबर पड़ता है या बहुत कम पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मध्यांक होता है वो किनारे के मानों से या छोर पर स्थित प्राप्तांकों के मानों से प्रभावित नहीं होता है। इसकी दूसरी विशेषता है। इसकी अगली विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों कि मध्यांक की मानक त्रुटि या स्टैंडर्ड एरर बहुलांक से कम तथा मध्यमान से अधिक होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर हम लोग यह ध्यान से देखें तो कहा जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड एरर है वो क्या है, बहुलांक से कम अर्थात मोड से कम इसमें एरर की संभावना होती है। अगली इसकी विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों कि मध्यांक की गणना करना सरल है या अपेक्षाकृत सरल होता है। आगे जो भी आपके पास जब हम लोग देखेंगे और जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसकी अपेक्षा मध्यांक की गणना करना सरल है। अगला इसका विशेषता है कि मध्यांक इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ऊपर व नीचे प्राप्तांकों की संख्या क्या क्या है और यह क्रमीय स्तर या ऑर्डिनल लेवल के लिए अधिक उपयुक्त है। प्रिय विद्यार्थियों यह जो है ऑर्डिनल लेवल की बात करें, यदि कोई डेटा जो है क्रमित स्तर या ऑर्डिनल लेवल पे अरेंज्ड है तो इस प्रकार के डेटा के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त है। और मध्यांक इस बात पर निर्भर करता है कि इसके ऊपर व इसके नीचे प्राप्तांकों की संख्या क्या है, क्योंकि यह क्या करता है कि पूरे प्राप्तांकों को दो बराबर समूहों में विभाजित कर देता है। अर्थात मध्यांक वह प्राप्तांक होता है, वह स्कोर होता है, वह बिंदु होता है जिसके ऊपर 50% प्राप्तांक होते हैं और जिसके नीचे 50% प्राप्तांक होते हैं। तो प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों यह तो रही मेरिट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियन मध्यांक की विशेषताएं। अब इसकी तो कुछ कमियां हैं, उस कमियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो लिमिटेशंस या डिमेरिट्स ऑफ मीडियन या मध्यांक की सीमाएं या दोष क्या हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मध्यांक जो है मध्यांक चरम मूल्य से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए जहां इन मूल्यों का महत्व है वहां एक उपयुक्त माध्य नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि हम लोगों ने इसकी विशेषताओं में चर्चा किया था कि जो छोर पर स्थित मान होते हैं उससे यह बहुत कम प्रभावित होता है, तो वही इसकी कमी भी है कि मध्यांक जो चरम मूल्य से प्रभावित नहीं होता है और ऐसे कंडीशन जहां पर चरम मूल्यों का महत्व होता है वहां पर यह एक सेंट्रल टेंडेंसी का या यह एक जो है उपयुक्त माध्य नहीं हो सकता है। अर्थात जो मध्यांक जो है जहां पर जो छोर पर स्थित या जो चरम मूल्य पर स्थित जो प्राप्तांक होते हैं उनका महत्व होता है, ऐसी कंडीशन में मध्यांक जो है एक उपयुक्त माध्य नहीं होता है। इसकी जो दूसरी कमी है प्रिय विद्यार्थियों, जो दूसरी लिमिटेशन वो यह है कि मध्यांक या माध्यिका प्रतिचयन के परिवर्तनों से प्रभावित होती है। अर्थात जो हमारे पास सैंपल हैं, जो हमारे स्कोर्स हैं, उस सैंपलिंग के द्वारा जो है उस सैंपलिंग से यह प्रभावित हो जाती है। सैंपलिंग कैसे की गई है, सैंपल्स में कौन कौन से स्कोर हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, जो प्रतिचयन प्रणाली होती है उससे यह प्रभावित होती है। तो यह भी एक इसकी दूसरी कमी है। इसकी जो तीसरी कमी है प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरी लिमिटेशंस है वह यह है कि जब श्रेणी की कुल आवृत्ति सम हो तो माध्यिका मूल्यों के बीच कहीं स्थित होती है, तब यह केवल संभावित माप होती है, वास्तविक नहीं। प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि जब जो स्कोर्स हैं वो इवन नंबर्स होते हैं तो इवन नंबर्स में क्या करते हैं हम सभी लोग कि दो माध्यिकाओं के बीच की जो है माध्यिका को ले लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जो जब श्रेणी की कुल आवृत्ति सम होती है तो माध्यिका मूल्यों के बीच कहीं स्थित होती है और ऐसे समय में जो माध्यिका निकल के आती है जिसकी हम लोग गणना करते हैं वह एक टेंटेटिव होता है, वो एक प्रोबेबल जो है मीडियन होता है, वह एक संभावित माप होता है, वह एग्जैक्ट मीडियन या वास्तविक नहीं होता है। तो इस तरह से यह भी इसकी एक कमी रही कि जब सम संख्या होती है, जो प्राप्तांक सम होते हैं, जो इवन नंबर्स ऑफ स्कोर्स होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में रियल मीडियन नहीं निकल पाता है। इसकी अगली कमी है प्रिय विद्यार्थियों कि इसका जो है बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। इसको जो हम लोग मैथमेटिक्स या बीजगणितीय विवेचन इसका आसानी से नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। इसकी अगली कमी है प्यारे भाई बहनों की माध्यिका श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होती है, इसलिए यह केवल स्थिति संबंधी माध्य है। तो प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोगों ने
कल की कक्षा में देखा भी था कि ये पोजिशनल वैल्यू है, जो माध्यिका होती है श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होती है, इसलिए यह क्या है, केवल स्थिति संबंधी माध्य है। तो चूंकि यह केवल स्थिति संबंधी माध्य है और जितने भी स्कोर्स होते हैं, जितने भी प्राप्तांक होते हैं, सभी प्राप्तांकों या सभी मूल्यों पर यह आधारित नहीं होती है, इसलिए जो है यह क्या है, यह केवल एक स्थिति संबंधी माध्य है और इसका बीजगणितीय विवेचन भी नहीं किया जाता, इसका सब बहुत अधिक प्रयोग भी हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं करते हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों यह कुछ मध्यांक की कमियां रही हैं। तो इस प्रकार से प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने मीडियन के बारे में अध्ययन किया कि मीडियन जब टाइड स्कोर्स होता है तो उसमें हम लोग मीडियन की गणना कैसे करेंगे, ग्रुप्ड डेटा के केस में हम लोग मीडियन की गणना कैसे करेंगे, स्पेशल केसेज में मीडियन की गणना कैसे करेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मीडियन, और अंत में हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मीडियन। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों के पास बुक में कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए होंगे या पिछले क्वेश्चंस पेपर होंगे, उन क्वेश्चन पेपर्स में जो भी मीडियन से संबंधित प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं, उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसको जो है आप सॉल्व करिए और आप प्रैक्टिस करिए। तो इस प्रकार से प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप अपने बहुमूल्य सुझाव को, अपने प्रश्नों को और अपने समस्याओं को आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके जो भी समस्याएं होंगी उनका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आपके बहुमूल्य सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, अभी तक जिन प्रिय विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट और नीड, आवश्यकता के अनुसार जो है वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से देख पाएँ और जितने भी नए वीडियोज आए उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी स्क्रीन पर बेल का आइकन बना हुआ है, यदि वह रेड है तो उसको भी प्रेस करिए और एक प्रेस करने पे कुछ विकल्प आएंगे, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसको सिलेक्ट करने से यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएगी। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।